गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम अपनी हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 और यह है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857, ध्यान रखिएगा, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देखा कैसे यूरोपियंस यहाँ पे आए और कैसे इनमें से ब्रिटिश विक्टोरियस रहा, कैसे उसने अपनी पावर्स को इंडिया में एक्सपेंड किया और उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, और हमने देखा लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। अब देखेंगे कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों, क्या क्या मेन रीजन थे इस रिवोल्ट के। क्लियर? चलिए देखिए, पहला रीजन तो आई होप आप सभी ने पढ़ लिया हो लास्ट क्लास में मेरे साथ, जो था इकोनॉमिक रीजन, जो है आपका इकोनॉमिक रीजन। ध्यान रखिएगा, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको कहा जाता था सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत था हमारा। जो हमारे विलेजेस थे वो कैसे थे? सेल्फ सफिशिएंट थे। बट जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, उन्होंने इंडिया के मार्केट को पूरा रन कर दिया। क्लियर? बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, जो हमारी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, जो हमारी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी वो पूरी खत्म हो गई। क्लियर? चलिए, इकोनॉमी के बाद ध्यान रखिएगा, इस टाइम पीरियड पे सेकंड जो है आपका वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके का था। बेसिकली इस टाइम पीरियड पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, काफी ज्यादा करप्शन इंक्रीज हो गया था। इस टाइम पीरियड पे आपका करप्शन अपने पीक पे था, बहुत रैम्पेंट करप्शन। क्लियर? तो करप्शन इस टाइम पीरियड पे अपने पीक पे था। याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स जब इंडिया आते थे, इंडिया में जो यहाँ पे गवर्नर्स अपॉइंट होते थे या फिर गवर्नर जनरल अपॉइंट होते थे, वो अपने वहाँ जाके ब्रिटेन में जाके बहुत अच्छी हाई पोस्ट में पहुँच जाते थे और काफ़ी अमीर बन जाते थे वहाँ जाके। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ के काफ़ी करप्शन किया। क्लियर? तो करप्शन इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज था। यहाँ पे इवन जो गवर्नर जनरल्स आए वो अपने ब्रिटेन में जाके पीएम तक बने हैं। क्लियर? तो जो इंडिया आता था, जिसका ट्रांसफर इंडिया होता था, उसके मजा आते थे। क्लियर? चलिए, करप्शन के बाद सेकंड है आपका पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन। पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन, पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन मतलब देखिए, जितनी भी अच्छी जॉब थी, वेल पेड जॉब थी, उसमें इंडियंस को एक्सक्लूड किया जाता था। और उनको किस लेवल पे रखा जाता था? ओनली क्लैरिकल तक, ऑफिसर लेवल में इंडियंस नहीं जाते थे। क्लियर? तो जो भी वेल पेड जॉब थी उनसे इंडियंस को एक्सक्लूड किया जाता था, उनको अच्छा वेजेस नहीं मिलते थे। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिससे यहाँ पे बहुत लोग सेटिस्फाई नहीं थे। क्लियर? चलिए, थर्ड पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट सोशल। ठीक है, ऐसे करके आप अगर आपको चीज़ें पता हो तो बहुत बेटर है। क्लियर? ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि 1857 रिवोल्ट हुआ क्यों। क्लियर? ये मेन रीजंस थे। क्लियर? अब देखेंगे ये जो आपके मेन रीजंस थे, बाद में जाके 1857 में एक स्पार्क आता है। आप वो भी देखेंगे कि उस स्पार्क क्या था, एकदम ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये चीज़ें तो पहले से चल रही थी। क्लियर? वो हमारी इकोनॉमी को बहुत पहले से रन कर रहे थे, वो करप्शन काफ़ी पहले से कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें पहले से चल रही थी। बट जो लास्ट में गुस्सा फूटा वो क्या था? क्लियर? और हम देखेंगे कि इस रिवोल्ट का कैरेक्टर क्या था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपके लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपके लिए कि कौन से लीडर ने कौन सी प्लेस में इस रिवोल्ट को लीड किया, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और आप सभी ने शायद एक नाम सुना भी होगा, झांसी की रानी। ठीक है, तो आपकी लक्ष्मीबाई ने कहा क्या था झांसी में, ऐसे करके आपको ये चीज़ें पढ़नी है। यस, सोशल। अगर मैं सोशल की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए वो हमेशा हमारे लिए फॉरेनर बन के रहे, ये कभी भी इंडिया की मिट्टी में मिक्स नहीं हुए। इससे पहले जो भी इंडिया में रूलर्स आए थे, चाहे मैं मुगल एम्पायर की बात करूं, चाहे मैं उससे पहले दिल्ली सल्तनत की बात करूं, या कोई भी इंडिया में आए जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया, पर वो इंडिया में आके ही बसे, उन्होंने इंडिया का ही विकास किया। बट जो ब्रिटिशर्स आए वो हमेशा हमारे लिए क्या रहे? वो हमेशा हमारे लिए फॉरेनर बन के रह गए, वो हमेशा हमारे लिए फॉरेनर बन के रह गए, वो कभी इंडिया की मिट्टी में मिक्स ही नहीं हुए। क्लियर? ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है आपका। तो इस आपका सोशल फैक्टर, वो हमेशा हमसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। पता होगा आपको ब्लैक एंड व्हाइट का, कि आप अलग है हम अलग है, वो ये बोलते थे। क्लियर? तो सोशल फैक्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना है वो इन्होंने पैदा करी। क्लियर? चलिए, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहे हो।
यस। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, तो फोर्थ पॉइंट है आपका रिलीजियस। यस, अगर मैं रिलीजियस की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, इंडिया में क्या होता था, इंडिया में 1813 एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए थे। इंडिया में 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज, देखिए मिशनरीज मतलब जिनका कुछ ना कोई मोटिव होगा, क्लियर, इनका कुछ ना कोई मोटिव होगा, क्लियर। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, वैसे वहाँ पे मान लीजिए क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए थे। अब क्या करने आए थे ये, इनका मेन काम जो था वो था क्रिश्चियनिटी को प्रीच करना, क्रिश्चियनिटी को फैलाना। इनका जो मेन काम था वो था क्रिश्चियनिटी को प्रीच करना, फैलाने का काम था। देखिए इन्होंने करा क्या, अब इंडिया में आए, इंडिया में इन्होंने क्या कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, हिंदूज को, मुस्लिम्स को एंड सिख को। इंडिया में मेनली ये तीन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख। इन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया इन रिलीजन्स को क्रिश्चियनिटी में। इससे इंडिया में ध्यान रखिएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, पर रिलीजन के बारे में ना आप कुछ बोल सकते हो ना आप कोई सुन सकते हो। रिलीजन हमारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्लियर। अब रिलीजन के बारे में देखिए हो क्या रहा है, हिंदूज को कन्वर्ट किया जा रहा है, मुस्लिम्स को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे जो लोग थे, होता क्या था, वो अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते थे, जो ये चीज़ करता था। मान लीजिए कि अगर मैं हूँ, मैंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया, तो मेरे फादर क्या करेंगे, मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। तो इससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने लग गई, किसको, ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स ने एक निकाला लेक्स लोकी एक्ट, लेक्स लोकी एक्ट ऑफ 1850, या फिर इसको बोला जाता है रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850। क्या था ये एक्ट? इस एक्ट में ये बोला गया कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपका पूरा राइट होगा अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर जो आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, जो आपके फादर की प्रॉपर्टी है, तो उन पे पूरा राइट होगा आपका। आपको आपके फादर, आपके जो पूर्वज है, वो प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते। इस पॉइंट में ये था, क्लियर। तो ये एक्ट क्या करने के लिए आया, ये एक्ट प्रोटेक्ट करने आया उन लोगों को जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया है, या फिर जो करने वाले हैं, क्लियर। देखिए अगर मान लीजिए कि मुझे प्रॉपर्टी से निकाला जा रहा है, तो मैं बहुत बार सोचूंगा कि मैं क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करूं या ना करूं। पर अगर मुझे पता है कि मुझे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी, एक्ट है, ऐसा है, कानून है, तो अब मैं इजीली क्रिश्चियनिटी को फॉलो भी कर सकता हूं, प्रीच भी कर सकता हूं, क्लियर। इससे क्या हुआ, रिलीजन हमारा खतरे में आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिलीजन की, तो ध्यान रखिएगा 1820 तक आर्मी की अगर मैं बात करूं, आर्मी में ये बोला जाता था कि आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। बट हुआ क्या, 1820 के बाद ये बोला गया कि अब एक यहाँ पे यूनिफॉर्म कल्चर चलेगा, यूनिफॉर्म कल्चर चलेगा आर्मी के अंदर। इससे भी काफ़ी लोग अनसेटिस्फाइड थे। यूनिफॉर्म कल्चर चलेगा आपका आर्मी में, क्लियर। यूनिफॉर्म कल्चर का मतलब ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, आप क्या हो, एक ब्रिटिश सर्वेंट हो, आप यहाँ पे आर्मी में काम करोगे, आप अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। पर 1820 से पहले आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा इन्होंने कुछ अच्छे काम भी करे, ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स ने सारे खराब काम करे, इन्होंने कुछ अच्छे काम भी करे। जैसे 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बैन किया। आप सभी को पता होगा सती प्रथा। सती प्रथा, अगर नाम याद रखिएगा, सती प्रथा को बैन करने में जिनका नाम आता है, उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में जानेंगे, क्लियर। तो 1829 में सती प्रथा बैन हुई बंगाल से, और अगले ही साल 1830 में ये सती प्रथा को बैन किया जाता है बॉम्बे एंड मद्रास से भी, क्लियर। तो यहाँ पे सती प्रथा देखिए बैन हो गई है सब जगह। इसके अलावा ये लाए विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, जिसमें नाम लिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो एक और आया आपका जिसका नाम था विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। तो ये सब चीज़ें आप कब पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, क्लियर। इसके अलावा इन्होंने गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया। तो ये कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, पर इंडिया में जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, और इन्होंने ये चीज़ें भी अच्छी नहीं मानी, क्लियर। और इसका भी विरोध किया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग अच्छे होंगे। इंडिया में लोग क्या थे, कंजर्वेटिव थे, क्लियर, ऑर्थोडॉक्स थे, इसलिए ये इनका भी विरोध करते हैं। तो रिलीजन के वे में भी क्या हुआ, आपका 1857 रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, और ये मेन कारण था, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल रीजन। अगर मैं बात करूं, अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, वो लास्ट क्लास में क्या हुआ था, एक डिससेटिस्फैक्टरी रूलर की क्लास बन गई, जैसे मान लीजिए झांसी, जैसे अवध, बहुत सारे। हुआ क्या था, आप सभी को पता है, एक एक्ट आया था, लास्ट क्लास में हमने इजीली पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई आपका अडॉप्टेड सन है तो इसको ये बोला गया कि ये वारिस नहीं बन सकता। क्लियर? कौन वारिस बनेगा? जो आपका बायोलॉजिकल सन है, सिर्फ वही वारिस बनेगा। आप सभी को ये याद होगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये जो पॉलिसी थी इसको बोला जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी से क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अगर मान लीजिए कि जो मेरा अडॉप्टेड सन है, आपने उसको रूलर ही नहीं माना, तो हुआ क्या, एक ऐसी अनसेटिस्फैक्टरी रूलर की क्लास डेवलप हो गई जिन्होंने आगे जाके रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्लियर, किसके टाइम पीरियड पे आया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? और हम लास्ट देखते हैं मिलिट्री फैक्टर। और आप कह भी सकते हैं ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये लास्ट में एज अ स्पार्क इसने भी काम किया। क्लियर? चलिए, लास्ट है आपका मिलिट्री फैक्टर। देखिए, मिलिट्री फैक्टर में आपको मैं एक पॉइंट पहले ही बता चुका हूं कि 1820 तक जो भी आर्मी में थे, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते थे। बट इसके बाद क्या बोला गया कि आर्मी में आपका आएगा यूनिफॉर्म कल्चर। यूनिफॉर्म कल्चर का मतलब ये है कि अब आप किसी भी रिलीजन से हो, आप एक ब्रिटिश सर्वेंट की तरह काम करेंगे, आप सबको यूनिफॉर्मली इक्वली ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मिलिट्री फैक्टर की बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी ने पास किया पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। देखिए क्या था ये, पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। अभी तक होता क्या था, ब्रिटिशर्स अगर अपने घर में लेटर भेजे, ठीक है, खत अगर भेजते थे तो उनसे पैसा चार्ज नहीं किया जाता था। पर यहां से बोला गया कि अगर आप अब लेटर भेज रहे हैं अपने घर में, चिट्ठी अगर भेज रहे हैं, तो आपसे क्या होगा, पैसा चार्ज किया जाएगा। और कितना किया जाएगा? हाफ आना। 1 आना जो होता है, 1 आना इज इक्वल टू होता है 25 पैसा। पर उस टाइम पीरियड पे बहुत ही बड़ी रकम थी। न ही इनको अच्छे पैसे मिलते थे, न ही इनको अच्छी सैलरी मिलती थी, और इनसे क्या हुआ, हाफ आना और चार्ज करने लग गए अगर आपको अपने घर लेटर भेजना है तो। इससे भी ये काफी ज्यादा क्या हुए, डिससेटिस्फाई हुए। क्लियर? जो स्पार्क आया मेन, वो देखिए, वो स्पार्क क्या था। ठीक है, इसमें बहुत सारे नाम हैं, आपने सुना होगा मंगल पांडे का नाम, ठीक है, जिसने सबसे पहले अपने मेजर सार्जेंट को गोली मार दी थी। क्लियर? उसके बाद ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। और जो मेन जो बोलते हैं कि जो स्पार्क आया वो क्या था, देखिए इस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मिलिट्री के अंदर, मिलिट्री में काफी पहले से आपका क्या चल रहा था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, ब्रिटिशर्स मैनेज नहीं कर पा रहे थे और काफी ज्यादा रिवोल्ट हो रहा था। और इसके बैकग्राउंड में हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने आपकी जो ब्राउन बैस होती है, ब्राउन बैस, ठीक है, जो आपकी बड़ी वाली गोली होती है, ठीक है, उसको रिप्लेस किया एनफील्ड राइफल से, एनफील्ड राइफल से रिप्लेस किया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें आपका एक कार्टेज डला होता था जिसमें कि काऊ एंड पिग के मीट से बनता था ये। अब काऊ, ध्यान रखिएगा, ये कुछ मुंह से खुलता था, तो इसलिए हिंदूज के लिए आपको पता होगा काऊ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पिग को अच्छा नहीं मानते मुस्लिम। क्लियर? तो इसलिए ये क्या हुआ, बेसिकली इसने पूरा स्पार्क की तरह काम किया, और ऐसे करके क्या हुआ, यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई। इसके अलावा ये भी एविडेंस मिले हैं, क्लियर, कि जो उस टाइम पीरियड पे जो आटा होता था, जो व्हीट थी, आटे में एविडेंस मिले हैं किसके, बोन के। बोन का जो डस्ट होता था ये इस आटे में मिलाया जाता था। क्लियर? इससे क्या हुआ, मिलिट्री में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तो पहला पॉइंट, ये ब्राउन बैस को रिप्लेस किया एनफील्ड राइफल से। क्लियर? जिसमें कि क्या होता था, ग्रीस्ड कार्टेज होता था जो कि बनता था काऊ एंड पिग से, और आटे में एविडेंस मिले हैं बोन डस्ट के। इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और ये लड़ाई स्टार्ट होती है। क्लियर? अब आपको करना क्या है, अब आपको ये सारे पॉइंट्स के बाद ये ध्यान रखना है कि कौन सी प्लेस में कौन से आपके लीडर ने इस रिवोल्ट को लीड किया। आपको प्लेस एंड आपके नाम याद रखने हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? एग्जाम में काफी ज्यादा बार ये चीजें पूछी जाती हैं। और आप ये भी याद कर सकते हैं कि कौन सी प्लेस में कौन से
कौन से लीडर ने ब्रिटिशर्स की तरफ से इस रिवोल्ट को सप्रेस किया? क्लियर? जैसे ह्यू ग्रोज ने कहाँ पे किया? ह्यू ग्रोज ने किया झांसी में, झांसी के रिवोल्ट को उसने सप्रेस किया। और ध्यान रखिएगा, वो झांसी की रानी के बारे में एक स्टेटमेंट कहते हैं कि सारे मर्दों के बीच सिर्फ एक मर्द है, वो है झांसी की रानी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ह्यू ग्रोज का स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं पहले लीडर्स कौन कौन से थे और उन्होंने कौन कौन से जगह पे इस रिवोल्ट को लीड किया। देखिए, चलिए, और ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है? एक तरफ लीडर्स, दूसरी तरफ प्लेस। यस, लीडर की अगर बात करूं, ध्यान रखिएगा, अगर प्लेस की बात करूं, दिल्ली सबसे कमजोर कड़ी हमारे इस रिवोल्ट की। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सेंटर पावर था, मुगल एम्परर अभी भी चल रहा था बट बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। सोचिए, पूरे इंडिया में रूल करने वाला मुगल एम्पायर सिर्फ चांदनी चौक की गलियों तक सिमट के रह गया। क्लियर? और इस टाइम पीरियड पे जो लीडर थे यहाँ पे वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और ध्यान रखिएगा, ये इस रिवोल्ट की सबसे कमजोर कड़ी थे। ये बुढ़े थे, काफी ज्यादा ओल्ड थे। और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए सेंटर ही वीक है तो वो सबको क्या कर पाए, सबको एक साथ इकट्ठा ही नहीं कर पाए। क्लियर? इस टाइम पीरियड पे सोचिए, हमने मुस्लिम रूलर के अंडर इस लड़ाई को लड़ा था। क्लियर? जो कि आपका 1857 रिवोल्ट था, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्लियर? तो दिल्ली में आपके बहादुर शाह जफर। क्लियर? और मैंने आपको बताया ये आपकी सबसे वीक कड़ी थे, सबसे कमजोर कड़ी थे। क्लियर? चलिए, अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर ये सबसे कमजोर कड़ी थे तो इस टाइम पीरियड पे जो लीड किया दिल्ली में वो किसने किया? तो वो क्या आपका भक्त खान ने। और भक्त खान इनके जनरल थे, भक्त खान इनके जनरल थे, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली में जो लीड किया वो क्या बहादुर शाह जफर ने, पर बहादुर शाह जफर के साथ जो थे वो थे भक्त खान, जो इस टाइम दिल्ली के जनरल थे। क्लियर? चलिए, उसके बाद झांसी आप सभी को पता होगा। झांसी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर आप सभी को पता होगा, कानपुर तात्या टोपे। तात्या टोपे। क्लियर? तात्या टोपे के साथ कौन थे? नाना साहिब। नाना साहिब। क्लियर? कोई डाउट? तो दिल्ली बहादुर शाह जफर और साथ में भक्त खान, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर तात्या टोपे एंड नाना साहिब। चलिए, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अगर मैं बोलूं फैजाबाद, फैजाबाद ध्यान रखिएगा, फैजाबाद में जो थे वो थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। बिहार के थे कुंवर सिंह। बिहार के थे आपके कुंवर सिंह। और आपके बागपत के थे बागपत शाहमल। शाहमल। चलिए, इसके अलावा एक बरेली छूट गया। बरेली यहां देख लीजिए। तो दिल्ली के आपने लिखे होंगे बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान। क्लियर? देखिए बरेली, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। क्लियर? चलिए, आपको इतना ध्यान रखना है, ये लीडर्स थे और कौन कौन सी प्लेस में लड़े हैं ये। क्लियर? तो लीडर्स ये है और प्लेस ये है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आपको याद कर लेना है। क्लियर? और लास्ट ध्यान रखिएगा, ये रिवोल्ट था कैसा और इस रिवोल्ट में किस किसने पार्ट लिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने की इसको आवश्यकता है। इसका आपको कैरेक्टर जानना पड़ेगा कि इस रिवोल्ट का कैरेक्टर क्या था। ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है, वीर सावरकर ने इसको बोला है इट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, सबसे पहली बात, ये सिर्फ आर्मी तक ही कन्फाइंड नहीं था। अवध जो था आपका पूरा ओपन रिवोल्ट में था, ठीक है, पूरा एंटायर अवध बिहार आपका ओपन रिवोल्ट में था। आर्मी के साथ साथ इसमें काफी लोगों ने और पार्ट लिया,
ठीक है, जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया, साउथ इंडिया ने इसमें पार्ट नहीं लिया। क्लियर। इसके अलावा बताऊं मैं तो मद्रास एंड बॉम्बे की आर्मी न्यूट्रल रही। इसमें कौन सी आर्मी लड़ी? इसमें सिर्फ आपकी लड़ी बंगाल की आर्मी। इसलिए इसको पूरी तरह से सिपाही मिलिट्री नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सिर्फ बंगाल लड़ रहा है, मद्रास एंड बॉम्बे की आर्मी नहीं लड़ी। साउथ में कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ जो रिवोल्ट था वो कन्फाइंड था नॉर्थ तक, जो एक मूवमेंट था वो कन्फाइंड था आपका नॉर्थ तक। ठीक है। इसके अलावा बताऊं मैं तो मैंने आपको बताया पूरा अवध ओपन रिवोल्ट में था, पूरा अवध आपका ओपन रिवोल्ट में था। इसके अलावा मैंने आपको 2 क्लास बताई, जमींदार की क्लास और साथ में मनीलैंडर्स की क्लास। इन्होंने भी क्या किया? ब्रिटिशर्स का साथ दिया। और इसके अलावा मैं बताऊं तो 2 आर्मी ऐसी थी, एक सिख और दूसरे गोरखा। ये दोनों भी ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते हैं इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में। क्लियर। तो पहली बात, इसको पूरे इंडिया का रिवोल्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो रिवोल्ट हुआ था ये सिर्फ कहाँ हुआ था? नॉर्थ में हुआ था, साउथ में ये रिवोल्ट नहीं हुआ था। इसके अलावा आर्मी की बात करूं तो सिर्फ बंगाल की आर्मी ने ही इसमें पार्ट लिया था, मद्रास और बॉम्बे की आर्मी ने इसमें पार्ट नहीं लिया था। क्लियर। इवन गोरखा एंड सिख ने इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया, मनीलैंडर्स एंड आपके जो जमींदार थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का साथ दिया। क्लियर। और मैंने आपको बताया अवध पूरा ओपन रिवोल्ट में था, हर कोई लड़ रहा है। तो बेसिकली इस रिवोल्ट को क्या कह सकते हैं? तो कंक्लूड हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो रिवोल्ट था ये एंटी फॉरेन इन कैरेक्टर था। क्लियर। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में। थैंक यू सो मच।